what it tries to say, you have taken a loan of rupees 2 lakh, ऐसा समझ लेने का. This is a cost of asset. Instead, we will say it is a loan on which we are paying 5% interest and which is to be paid over a period of 4 years. तो मुझे कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? 5640 और हम इसको हमेशा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. अकाउंटिंग में आपको सी जो एसेट मेरा नहीं है उसको मैं अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता, बट अकाउंटिंग अलाउस that even if the asset is a leasehold property, you can write it on your balance sheet and you can provide depreciation on the same. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है वो ये है, इसमें जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो. ओके, अदरवाइज लीज का कॉस्ट तो सिंपल है. एवरी ईयर आई एम इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लीज. देखो मैंने टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया था ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 2560 वाला. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कि मैंने फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पे किया, यस और नो, 5640 2.40 पे किया, बट इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इतना था और प्रिंसिपल एलिमेंट बाकी का. 46402 प्रिंसिपल एलिमेंट है और 10,000 इंटरेस्ट एलिमेंट है. ये इतना ही सिंपल कैलकुलेशन है. और इधर आप एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट देखोगे ना, हुआ ना, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, मतलब लीज अकाउंट में डेबिट साइड 10,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट. पहले इसको क्रेडिट किया फिर डेबिट किया टू ट्रांसफर इट टू P&L. प्लीज लेट मी नो कहां पे डिफिकल्टी हो रहा है, सो दैट आई कैन बी मोर क्लियर इन दिस वे. अक्षत सर ये कैलकुलेशन और इंटरेस्ट तो समझ आ गया, पर आपने जो बोला कि 4 साल की लीज हमने, मतलब कि 4 साल की लीज थी, उसका कॉस्ट 2 लाख था, तो फिर हमने वो सारा अमाउंट 4 साल का पहले से ही पेमेंट कर दिया. दिस इज नॉट द अमाउंट दैट इज पेड. मतलब वो जो 2 लाख है ना, वो तो लमसम अमाउंट है एज अ डिपॉजिट. ओके, और वी कैन से वी हैव पेड इन एडवांस. इसका कॉस्ट हमने एडवांस पे कर दिया. हमने पूरा लीज एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, उसका कर दिया, चलेगा. दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड. और हमने पेमेंट नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हो उस पे? तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा कि जो भी अमाउंट हमारे पास से कलेक्ट किया जाएगा ना, हाँ, अमाउंट विल बी कलेक्टेड बाय द लेसर. मैं लेसर हूं और मैं किसी को लीज पे दे रहा हूं, देन आई विल कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इन सच अ मैनर दैट इट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट. इसका सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर ये 2 लाख रुपए मुझे एक साथ नहीं मिलेंगे, ओके, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, ओके, मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उस पे मैं 5% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरा कॉस्ट 5% है, तो इतना रिकवर होना ही चाहिए. हाँ, तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो जाएगा. मैं उसके पास से हर साल कितना पैसा दूंगा? 56,402 रुपीज. ओके, तो मतलब मुझे 2 लाख प्लस इंटरेस्ट मिल गया ना. हाँ, अब समझ में आया? हाँ. Okay. So what is happening over here is that we are increasing the cost of leased asset by the interest column or in the interest amount, and वही interest आपको किधर रिफ्लेक्ट करेगा? Depreciation. हम लोग हर साल जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, अभी भी समझो कि जो टर्म लोन का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, which remains same every year. Okay? बट होगा क्या कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल कम होता जाएगा. देखो पहले 10,000 है, फिर 7679 है, फिर 5243 है. ओके, तो इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा. व्हाई? बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 2 लाख, बट इन द सेकंड ईयर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1,53,000. आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी कम होगा. ओके सर, हाँ बोल. सर हम हमारा एसेट लीज पे दे रहे हैं या फिर हम एसेट ले रहे हैं लीज पे? सर लीज पे ले रहे हैं.
तो फिर सर हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब कि पार्ट पेमेंट किया, तो मतलब 2 लाख है, उसमें से हमने 1 लाख का पेमेंट किया और 1 लाख बाकी है, तो फिर 1 लाख का क्रेडिट अराइज होगा ना लायबिलिटी साइड। बट एक साथ नहीं होगा। सी, अगर मैं आपको लीज अकाउंटिंग सिखाने जाऊं ना, देन इट वुड टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। वो आपका सीए इंटर लेवल पे है। ओके, ये लीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन इज एन ऑपरेटिंग लीज, अदर इज फाइनेंस लीज। तो ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग अलग है। इधर बेसिकली आपका फोकस डेप्रिसिएशन पे होना चाहिए, बाकी सब चीजों को छोड़ के। सर मतलब कि हमने जितना पेमेंट किया है, मतलब कि हमने उतना ही इन्वेस्ट किया है और उस पे ही इंटरेस्ट लगाना है। यस, दैट्स इट। ओके, दैट इज द ओनली एस्पेक्ट दैट इज टू बी कवर्ड ओवर हियर। अगर हम लीज के बहुत सारे टाइप्स में जाएंगे ना, तो इट इज एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैप्टर। लीज का एक पूरा चैप्टर है, तो बेटर वी डू नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैसे आया। ओके, नॉर्मली अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, जैसा लीज में होता है, ओके, आप उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो, तो एवरी ईयर आप लीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। वो एसएलएम, यस, वो ऐसा हो रहा है, ओके, बट इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट भी है। हम इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए। सर एट लास्ट इफेक्ट तो सेम ही आ रही है। यस, ओके। ओके, किसी को और को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। अदरवाइज एग्जाम में इतना ही 4 लाइन का क्वेश्चन होगा और इसी तरह से कैलकुलेट करना है, नथिंग मच। ओके, चलो। सिंकिंग फंड मेथड याद है, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को? एनी आइडिया? चलो फिर से बता देता हूँ। हम एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ओके, उस अमाउंट को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट। कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था मैंने? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने बोला था नेसेसरी नहीं है, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमको ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे रिस्क नहीं है। ओके, तो इधर आपको लिखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें आप किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। मैं जो भी फ्लो बता रहा हूं, प्लीज बी वेरी मच क्लियर। ओके, वी परचेज एन एसेट, we charge depreciation. The amount equal to depreciation is invested in a particular security at the end of first year. Okay, क्योंकि depreciation हम कब चार्ज करते हैं? End of the year में। Now that amount will be invested, तो मुझे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Will I be getting interest in the first year? No, sir. No. Okay. So कब इंटरेस्ट मिलेगा? सेकेंड ईयर में। Say for example, I have invested 1 lakh at the end of first year, the rate of 8%. मैंने 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो मुझे नेक्स्ट कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8,000 रुपए। 8,000। नेक्स्ट ईयर में वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, है ना? वही अमाउंट वापस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट जब हम सेकेंड ईयर के इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, बट पहले साल के इन्वेस्टमेंट पे साल में जो इंटरेस्ट मिला है, ओके, तो डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट विल बी इन्वेस्टेड। ना समझ में आया तो बोलो। सर रिपीट कर। हाँ। What amount did I invest in the first year? 8,000। 1 lakh। 1 lakh। इन्वेस्ट कितना किया? 1 lakh। ओके, इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा सेकंड? 8,000 मिलेगा। ओके, बाजू में चप्पल पड़ा थे ने, बाजू में ओली बाजू
People don't understand. Just a second. Deep, please be careful while speaking, huh? Okay. So at the end of first year, you invested 1 lakh. The rate of interest is 8%. So you got 8,000 rupees as interest in the second year. Okay. In the second year, what you will do is, second year में आप जो भी depreciation charge करोगे plus 8,000 rupees जो आपको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला है ना, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,08,000. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ओके, तो आप लोग टोटल इन्वेस्ट करोगे 1,08,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर के एंड में ओनली 1 लाख, बट सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा? तो आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख इन्वेस्ट किया था, सेकेंड ईयर में 1,08,000 इन्वेस्टमेंट किया था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया था 2,08,000 रुपए. ओके, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8%. सो समवेयर क्लोज टू 16,640 रुपीज. कितना मिलेगा? 16640. तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन. थर्ड ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा 116640. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कि फिर से बताऊं? आ रहा है. So this way you will keep on investing till the end of let's say that the asset's life is 10 year. Then you will keep on investing till the end of 9th year. Okay, 10th year में तो आपको liquidate करना है. क्या करना है? जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको क्या करोगे आप? लिक्विडेट. इज दैट क्लियर? क्योंकि 10th ईयर के एंड में आपको मशीनरी को रिप्लेस करना है. अब 10th ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो अगर 9 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और 10th ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सब लिक्विडेट करोगे. लिक्विडेट करने का मतलब होगा आप उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे और उसमें से जो पैसा आएगा उसको आप एसेट खरीदने में लगाओगे. प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? आया. ओके, इफ यू रिसीव एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, ओके, वो किसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा है वो बताऊंगा, देन इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. इधर ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व. अगर आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो एसेट की कंपैरिजन में ज्यादा हुई तो एक्स्ट्रा अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. अगर शॉर्टेज हुआ देन इट वुड बी डेबिटेड टू P&L. आप सिर्फ इतना याद रखो, पहले फ्लो, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इन्वेस्टमेंट किया, सेकेंड ईयर में उसका इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया और डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट इन्वेस्ट किया. दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग टिल द एंड ऑफ 9th year, and in the end of 10th year you will liquidate the securities, you will purchase the asset. If the amount was excess, then the excess amount would be transferred to general reserve. If the amount was short, then it would be debited to P&L. तो इसकी वजह से एक काम आसान हो जाता है कि आपको अगर 10वें साल के एंड में या 10th ईयर के एंड में या 11th ईयर के एंड में, अभी हमने प्लान किया है कि 10th ईयर के एंड में करेंगे, पर वो जल्दी या लेट भी हो सकता है. अगर मानो कि मशीनरी को अच्छे से यूज किया तो वो 1 साल और निकाल लिया, तो 11th ईयर के एंड में लिक्विडेट करेंगे. और थोड़ा सा उसको डैमेज हो गया या कोई एक्सीडेंट आ गया या फ्लड्स की वजह से मशीनरी डैमेज हो गया या अभी जैसा लॉकडाउन में उसको कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम के लिए यूज नहीं किया, तो जब भी उसको रीओपन किया तो उसमें काफी कुछ डैमेज हो गया था. इट कैन बी एनीथिंग. तो हमको उसको जल्दी खरीदने की जरूरत पड़ी. Now in any case you will have at least near to sufficient funds. I'm not saying almost equal to, but near to. आपको अगर 10 साल के बाद 1 करोड़ की जरूरत होगी तो एटलीस्ट आपके पास 90 लाख तो होंगे. ओके, इमेजिन अगर आपने ये 10 साल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है
ओके वो पैसा जहाँ पे आए वहां पे मतलब छोड़ दिया, उसको कोई ध्यान नहीं दिया, देन व्हाट विल हैपन इज कि 10th ईयर के एंड में जब आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी तो आपको वो पूरा पैसा ढूंढना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या किसी और तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना इन्वेस्टमेंट किया, तो खुद का ही कुछ कॉर्पस आप जनरेट कर रहे हो विच विल हेल्प यू टू रिप्लेस द एसेट इन एन इजी मैनर, है ना। 10 साल के बाद 1 करोड़ मैनेज करना या 10 लाख मैनेज करना वो आपकी चॉइस है। कभी कभार तो 1 करोड़ से ज्यादा भी हो जाता है। इज इट ओके? यस सर। नाउ Yes. द क्वेश्चन अगेन कम्स टू, एक और क्वेश्चन अराइज होता है ये वाला कि मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ चाहिए, तो क्या ये नेसेसरी है कि मुझे हर साल 10 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कम या ज्यादा? If I need 1 crore at the end of 10, then what amount do I need to invest? Less than 10 lakh or more than 10 lakh or equal to 10 lakh? सोच के बताओ, लॉजिकल आंसर है इसका। मतलब कि इन्वेस्ट तो 10 साल में 1 करोड़ करना है, तो फिर बिजनेस की सिचुएशन और नेसेसिटीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मैनेज कर सकते हो 1 साल, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर अप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए। ओके मैं वही तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता रहता है ना। हाँ, यू कीप ऑन गेटिंग इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो फिर आज का 10 लाख वो 10 साल के बाद तो डबल हो जाएगा ना। यस ऑलमोस्ट। तो आप 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाओगे तो पॉसिबल है कि वो अमाउंट 1 करोड़ नहीं पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। सर, पर साइड बाय साइड एसेट की भी वैल्यू बढ़ेगी ना। दैट इज फाइन, दैट इज व्हाट दैट वही तो रीजन है ना कि मैंने आज कोई एसेट 70 लाख में खरीदा है तो 10 साल के बाद इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू 1 करोड़ होगा। हाँ, तो मुझे प्लानिंग उस तरह से ही रहेगी हमारे पास। यस यस, प्लानिंग तो मतलब करना कि पड़ेगा। हमने प्रिंसिपल तो इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर इन्फ्लेशन होगा तो फिर हमारा इंटरेस्ट का भी अमाउंट बढ़ेगा और तो फिर एसेट के सामने वो नलीफाई हो जाएगा। इट्स बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट अगर इन्फ्लेशन बीटिंग इंटरेस्ट हुआ तो इन्फ्लेशन 4% है, हाँ, मिलता है 9%, तो वो नलीफाई होगा ना। सर पीएनएल में डेबिट कर देंगे, आपने तो बोला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली इज कि वो जरूरी नहीं है कि मुझे हर साल 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, इफ आई इन्वेस्ट लेस अमाउंट विथ इंटरेस्ट, है ना, हर साल मैंने 8 लाख इन्वेस्ट किया तो भी चलेगा। वो 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो सकता है, वो मुझे एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना। हाँ, तो in the principal amount the interest amount will be adding up to, so I need lesser amount of investment every year, not मतलब 1 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दिया और 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। I need to invest somewhat less। okay? ये पूरा आपको थियोरी दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको बोला था, ये सिंकिंग फंड अकाउंट है, it's closed by transfer of the balance to the P&L of journalism। मतलब एक्सेस होगा तो जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा और डेफिसिट होगा तो शॉर्टेज होगा तो P&L में ट्रांसफर। and we need to prepare a sinking fund account। इस मेथड का नाम क्या है? sinking fund। okay, you can check it out। ये इसकी एंट्रीज हैं, these are the entries। हम इस एंट्रीज को कल डिस्कस करेंगे। ओके, we'll be discussing the entries tomorrow। is it fine? यस सर। Yes, sir. आप चेक कर सकते हो किस तरह से इसका फ्लो दिया हुआ है। ओके, ओके, अगर मेरे जैसे एग्जामिनर होता तो यही क्वेश्चन पूछता, बट पिछले 4 अटेम्प्ट में से एक भी बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ओके, सिंपल क्वेश्चन होता है जो आपने 11th में किए हुए हैं वैसे ही, सिर्फ एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, बट इतना डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को।
ओके, ये पिछले 4 साल में कभी भी नहीं आया और सीपीटी में तो इसका क्वेश्चन ही नहीं था। ओके, क्योंकि सीपीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं था, इतना बड़ा क्वेश्चन। फाउंडेशन के 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसमें एक भी बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। बट दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन द फर्दर, मतलब आप जब डिबेंचर का चैप्टर पढ़ोगे, इसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे जिसमें डिबेंचर का टॉपिक होगा, तो उसमें ये काम लगेगा शायद, है ना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में ये देखा हुआ है। ओके, आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कहीं ना कहीं ये मेथड का नाम पढ़ा होगा, सिंकिंग फंड। ओके, सो वील कंटिन्यू विद द सेम टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. 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 सर